अब है सेकंड वाला जो टॉपिक है अधिवृषण या एपिडिडाइमिस। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे शुक्रजनक नलिकाएं टेस्टिस के मध्य पश्चेत भाग में आकर मिल जाती है। ये क्षेत्र मीडियस्टिनम टेस्टिस कहलाता है। शुक्रजनक नलिकाएं सीधी होकर सीधी नलिकाएं बन जाती हैं जो सूक्ष्म नलिकाओं के जाल जिसे रेटी टेस्टिस कहा जाता है इसमें खुलती हैं। क्या बोलते हैं, रेटी टेस्टिस के ऊपर सिरे पर 15 से 20 अपवाही नलिकाएं खुलती है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि इपिडिडाइमिस के बारे में, तो अत्यधिक कुंडलिक इपिडिडाइमिस की लंबाई जो होती है 4 सेंटीमीटर होती है, परंतु अगर उसे सीधा कर दिया जाए तो ये लगभग 6 मीटर यानी कि 20 फीट की लंबी हो सकती है। ठीक है, इपिडिडाइमिस के निम्नलिखित 3 कार्य ही होते हैं। सबसे पहला कार्य ये होता है कि शुक्राणुओं के परिपक्व होने तक उसको स्खलित होने तक इसको संचित रखना, यानी कि जब शुक्राणु परिपक्व हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तो उसको स्खलित होने तक उसको अपने में संचित करके रखना। वृषण से स्खलनीय वाहिकाओं तथा शुक्राणुओं के पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद इनमें वृत्ताकार चिकनी पेशी होती है जो क्रमाकुंचन संकुचनों द्वारा परिपक्व शुक्राणुओं को शिश्न की ओर धकेलने में मदद करती है। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक एपिडिडाइमिस में एक सिर, एक काय एवं एक पुच्छ होता है। सिर जो वृषण के शीर्ष भाग के ऊपर फिट रहता है। काय यानी कि बॉडी वृषण के पिछले पार्श्वीय किनारे पर नीचे को ओर फैला हुआ भाग होता है, और पुच्छ जो होते हैं यानी कि टेल वृषण के तल तक फैला हुआ भाग होता है। ठीक है, अगर हम फिर से देखें कि जब शुक्राणु परिपक्व हो जाते हैं तो ये स्खलनीय वाहिका के द्वारा शुक्रवाहिका में प्रवेश करते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे लगभग 30 दिनों तक जीवित रहते हैं। जो भी शुक्राणु परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है, स्खलनीय वाहिका यानी कि शुक्रवाहिका में आने के बाद ये 30 दिनों तक ही जीवित रहते हैं। यदि इस समय में यानी कि 30 दिन में अगर ये स्खलित नहीं होते हैं तो ये अपघटित हो जाते हैं और शरीर में पुनर्शोषित हो जाते हैं, यानी कि ऑब्जर्व हो जाते हैं। ठीक है।